कॉन्सेप्ट है हमारा हेनरी लॉ। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आता कहाँ से, सबसे पहले ये देखेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो हम करते क्या है कि हम डिसॉल्व करते हैं गैसेस को किसी भी लिक्विड में। जब किसी भी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता है, तो जो उस गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो बेसिकली डिपेंड करती है प्रेशर पे। ठीक है, कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। किसी एक टेम्परेचर पे उस प्रेशर में सॉल्युबिलिटी फिक्स होगी। तो सबसे पहले इस चीज को 1803 में 1803 हेनरी विलियम हेनरी ने एक एक्सप्रेशन दिया था जिसे हमने जिसे क्या कहा जाता है, हेनरी लॉ कहा जाता है। और इनके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के बेसिस पे ये कहा गया कि गैस dissolved in a given volume of liquid at constant temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी आता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है। तो अभी हम पार्शियल प्रेशर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर की अगर बात करें तो सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने यहाँ पे लिक्विड कोई फिल कर दिया। ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है। ये कैसा है, क्लोज है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इस कंटेनर में कोई वोलाटाइल लिक्विड अगर पुट कर देते हो, फिल कर देते हो, और वो पूरी तरीके से ना फिल्ड हो, पूरा एकदम नहीं भरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं फिल्ड है तो ये क्या होगा कि ये लिक्विड वोलाटाइल है तो वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो यहाँ पे ये वेपर फेज में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ये वेपर क्रिएट होंगे, ये क्या करेंगे, सिंस वेपर इज गैसियस इन नेचर, ये बहुत तेजी से मूव करेंगे और ये वाल पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जो प्रेशर ये एग्जर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये फिर गैसेस के मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकरा के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर अगेन लिक्विड क्या होगा, वेपराइज होके गैसियस स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम होती है, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है लिक्विड और वेपर के बीच। और जो ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वाल पे, उसे कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली अगर हम गैसेस की भी बात करें, अगर हम डिफरेंट गैसेस ले लें, जैसा कि डाल्टन ने बताया था, डाल्टन ने कहा था कि अगर इसमें ए बी सी तीन तरह की अगर हम गैसेस ले लें, तो इनके द्वारा जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा वो होगा पी, और पी जो होगा वो इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ए एंड सी, ये तीन गैसेस के पार्शियल प्रेशर को अगर हम सम कर दें तो ये टोटल प्रेशर के बराबर होगा जो ये वाल्स पे एग्जर्ट करेंगे। क्लियर। तो यहां से हम मैथमेटिकली अगर हम कहें कि हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करें, तो हेनरी लॉ क्या है, जो मोल फ्रैक्शन है जो डिसॉल्व हो रहा है किसी भी ए जो मोल फ्रैक्शन है जो किसी भी गैस का लिक्विड के सरफेस पे जो डिसॉल्व होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, बोलो किसका, सॉल्वेंट का ना, सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा हमने लिया है, वोलाटाइल। तो इसी चीज को, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं के एच इज फॉर द ऑनर ऑफ विलियम हेनरी, एंड दिस इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। दिस हेनरी कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर मेन है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये फिक्स होगा। अब देखो हम ये कहें कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कांस्टेंट के, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बहुत ज्यादा जो है मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा,
धनी राम, धनी, कोई क्वेश्चन है? यू आर रेजिंग योर हैंड। सर अटेंडेंस लग जाएगी मेरी अब? हटा दो इसे। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ के एच। अगर ये देखा गया कि जो वैल्यू ऑफ के एच है डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के एच डिक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर के एच डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सर ये तो कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट की भी तो कोई वैल्यू होगी। तो सर वो वेरी कैसे कर रही है ये बोल रहा हूँ। टेम्परेचर के बेसिस पे वेरी करेगा ये, ठीक है। देखो ये मैथमेटिकली आपको एक्सप्रेशन में ही पहले ही कहा गया है, फर्स्ट बात ही यही कही गई है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर आप टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं रखोगे तो वेरी करेगा ही। इसका एक एग्जांपल मैं देके तुम्हें समझा सकता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन मुझे कोई नहीं पता है टेम्परेचर से इसका रिलेशन क्या है, ये मुझे एक्सप्रेशन नहीं पता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे आप देखो कोल्ड ड्रिंक होती है आपके पास, तो अगर आप उसको फ्रिज में रखते हो तो कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 डिजोल्व होती है वो मोर अमाउंट में सॉल्युबल होती है, लेकिन अब जैसे कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकाल दो, और बाहर निकालने के बाद थोड़ी देर छोड़ दो, टेम्परेचर उसका राइज कर जाए और उसके बाद आप खोलो, अगर उस टाइम पे आप पियोगे तो आप कहते हो अरे यार इसमें कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि सारी की सारी गैस खोलते ही निकल जाएगी, उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बनी ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि इसका कोई एक्सप्रेशन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये किसी बुक में नहीं दिया है, तो इसका रिलेशन के थ्रू मैं समझा पाऊंगा ये मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो इसका कोई मैंने पढ़ा ही नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है कि इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, किसी बुक में नहीं मिला मुझे। नेक्स्ट आता है हमारा राउल्ट्स लॉ। सॉल्युबिलिटी कम होती है ना सर टेम्परेचर बढ़ने के साथ? तो हाँ, टेम्परेचर का रिलेशन देखो वैसे तो कोई है नहीं। नहीं होती बट नेक्स्ट टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ बेसिकली क्या कवर करता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कवर करता है, और ये भी जब बताता है कि जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें, तो जो वोलेटिलिटी है या एस्केपिंग टेंडेंसी है उस सॉल्वेंट की कम हो जाती है। इसका एक आप बेस्ट एग्जांपल देखते हो कि जैसे आप गाड़ी सर्विस कराने जाते हो, कोई भी स्कूटी, बाइक, तो आप देखते हो कि जब वो मैकेनिक आपके बाइक के इंजन को खोलता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसके ग्रीसिंग पार्ट को, जो ग्रीस है या कचरा है, उसको क्या करता है, पेट्रोल से धुलता है। तो आप देखते हो कि अगर प्योर पेट्रोल को आप थोड़ी देर वैसे ही खुला छोड़ दो तो उड़ जाएगा सारा का सारा, लेकिन जैसे ही उसमें वो ग्रीस वगैरह अगर साफ कर देता है, धुल देता है, तो वो ग्रीस जो है उसमें पेट्रोल में घुल जाती है, और उस ग्रीस को पेट्रोल, जब ग्रीस पेट्रोल में घुल जाती है तो जो पेट्रोल की वोलेटिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अगर वो उसे बहुत देर तक रखे रहे तब भी वो पेट्रोल नहीं उड़ता है, जो आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए जैसा मैंने बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डिसॉल्व हो वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए उनकी जो रिलेटिव लोअरिंग है, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब जो पहले पहले जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर था या वोलेटिलिटी थी, बाद में जब सॉल्यूट डिसॉल्व किया उसमें एक रिलेशन डेवलप किया राउल्ट्स ने, और उसे कहा गया राउल्ट्स लॉ, एंड दिस रिलेशन इज गिवन इन 1887। तो फर्स्ट जो देखा आपने हेनरी कितने में दिया था, 1803 में, और राउल्ट्स ने दिया 1887 में, ठीक है, 1887। अब इनका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट।
तो जो भी कंपोनेंट हम डिजोल्व कर रहे थे उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पार्शियल प्रेशर, या कहो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एक ही बात है। Mathematically, this can be write as Pi, partial pressure of ith component is directly proportional to mole fraction of ith component। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया और एक ये क्या है पी आई नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लोगे तो ये टोटल प्रेशर के ही बराबर होगा, क्योंकि जब एक ही चीज है तो उसी का पार्शियल लोगे तो वो टोटल के ही तो बराबर होगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया पी आई इक्वल्स टू एक्स आई पी आई नॉट। अब हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अगर सपोज करो हमने कंपोनेंट दो ही ले रखे हो, ये तो हमने आइस के टर्म में दिया था, अगर दो ही कंपोनेंट है 1 and 2 तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू x1 P1 नॉट, P2 इक्वल्स टू x2 P2 नॉट। अब डाल्टन्स का ला था कि पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, तो Pt इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से इन इक्वेशंस को सम करके x1 P1 नॉट x2 P2 नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस x2। अगर हम x1 को चेंज कर दें, x1 क्या होता है पार्शियल प्रेशर, सॉरी x1 क्या है मोल फ्रैक्शन, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, तो अगर x1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x2। क्लियर, ये हो गया 1 माइनस x2 P1 नॉट x2 P1 नॉट। तो यहाँ से हमने क्या किया कि पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये हो गया P1 नॉट x2 P1 नॉट, ये हो गया प्लस का x2 P2 नॉट। अब ये जो 2 वाले टर्म है इन दोनों को एक साथ ले आओ, ये हो गया P2 नॉट प्लस का P1 नॉट x2, ये हो गया प्लस का P1 नॉट। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करें, इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो अगर आप कंपेयर करो तो जो टोटल प्रेशर होगा y m x और c, y इक्वल्स टू mx प्लस c से हम कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ x2, y वेपर प्रेशर ले लिया जाए। ठीक है, और जो P1 नॉट होगा वो क्या होगा इंटरसेप्ट। तो अगर हम यहाँ पे कहें इस इक्वेशन के लिए तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, ये वाली जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी P1 नॉट की, और ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ से पूरी ये हो जाएगी P2 नॉट की। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये जो है ये इंटरसेप्ट है। इस लाइन की अगर स्लोप की बात करें तो इस लाइन का स्लोप होगा P2 नॉट माइनस का P1 नॉट। अब ये जो दो आप डैश वाली लाइंस देख रहे हो इसको भी आप खींच सकते हो। ठीक है, बट इसके लिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन की मदद से हम वो खींच सकते हैं, प्लस अगर हमें टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखना है तो हम वो भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये बेसिकली मर्ज ग्राफ है जिसमें टोटल 1 2 एंड 3 ग्राफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है हमारा, ये राउल्ट्स लॉ एक तरीके से हम कहें कि हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। दोनों में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक में KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट, और सेकंड में क्या है PI नॉट। तो दोनों के कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो दोनों कांस्टेंट अगर बराबर हो तो ये दोनों लॉ एक ही दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में ही डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो पहले भी मैं जो बात कर रहा था कार्बोनेटेड बीवरेजेस की, जितने भी बीवरेजेस हम पीते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हुआ,
कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सोडा वाटर हुआ और बियर, अगर इन सारी चीज की बात करें तो इसमें CO2 गैस मेनली डिजॉल्व होती है। और CO2 गैस को जब डिजॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा लो रखते हैं और हाई प्रेशर पे इन बीवरेजेस में CO2 को डिजॉल्व करते हैं। और इनकी जो बॉटल्स भी होती है वो हाई प्रेशर पे सील की जाती है। ठीक है, यही रीजन है कि अगर आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा की अगर आप बॉटल लोगे तो देखोगे कि वो बहुत ही टाइट होती है, और जैसे ही आप उसके कैप को ओपन करते हो वो जो है एक फिशिंग की साउंड प्रोड्यूस करता है। फिशिंग का साउंड इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसमें बहुत तेजी से जो गैसेस होती हैं, डिजॉल्व गैसेस, वो भी बाहर आना शुरू करती हैं। और वो क्यों बाहर आती हैं, क्योंकि अगर सपोज करो कि ये कोई आपका पॉट था, जैसे ये पॉट है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, ठीक है, यहाँ पे ये कैप लगा है और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल इतना फिल्ड है, इतना, ठीक है, देखो ये फिल्ड है। और जैसे ही आपने इसके कैप को रिमूव कर दिया, आपने क्या किया, ये कैप हटा दिया, और जैसे ही कैप हटाए, अभी यहाँ की जो सारी गैसेस होंगी, यहाँ की जो सारी गैसेस होंगी क्या तेजी से निकल जाएंगी? जैसे ही निकलेंगी तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? जब प्रेशर निकल जाएगा, प्रेशर से ये गैसेस निकल जाएंगी तो वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो जो सोल्यूशन में आपके डिजॉल्व होगी वो तेजी से बाहर आना का, जो गैसेस सोल्यूशन में डिजॉल्व होंगी वो तेजी से बाहर आएंगी। और अगर ये तेजी से बाहर आएंगे तो आप देखते हो कि कभी कभी आप इस बॉटल को सेक करते हो, सेक करने के बाद आप छोड़ देते हो तो सारा का सारा लिक्विड कंटेंट भी बाहर निकल जाता है। यही रीजन है कि इसे हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। नेक्स्ट केस है हमारा स्क्यूबा ड्राइवर्स की। तो जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं और वो ज्यादा गहराई तक जाते हैं, तो जब वो बहुत ज्यादा गहराई तक जाते हैं समुद्र में, जैसे ही नीचे जाते हैं तो हमें पता है कि जो वाटर का लेवल अगर आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रेशर आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो आप जो सिलेंडर पीठ पे जो वो सिलेंडर लिए होते हैं ना, उस सिलेंडर में जो गैसेस लिए होते हैं, जो मुंह पे मास्क जैसा लगाए होते हैं, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उनकी मेंटेन की जाती है। तो अगर आपने नॉर्मल एयर लिया जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, दोनों गैसेस आप इनके ब्लड में डिजॉल्व हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब ये ड्राइवर अपने जिस काम से गया था वो काम करने के बाद जैसे ही ऊपर आता है, और अगर वो तेजी से ऊपर आ जाए तो जो नाइट्रोजन उसके ब्लड में डिजॉल्व है वो तेजी से नहीं निकल सकती, तेजी से नहीं निकलती है। और जब वो उसमें से नहीं निकल पाती है तो जैसे ही ये बाहर आता है, सपोज करो स्क्यूबा ड्राइवर पे शार्क ने हमला कर दिया और वो जान बचाने के लिए बहुत तेजी से ऊपर आ गया, ठीक है, तो जैसे ही वो तेजी से ऊपर आएगा उसके बॉडी में ये नाइट्रोजन जब नहीं निकल पाएगी तो जो ब्लड वेसल्स होंगी उन ब्लड वेसल्स में ये बबल्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही बबल क्रिएट करेगा तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो थोड़ा सा रुक जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे उनको बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। ब्लेंड्स जनरेट होते हैं, इसे हम बेसिकली कहते हैं ब्लेंड्स। अगर ये जो क्लॉटिंग, सॉरी, जो बबल्स जनरेट होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं उस पॉइंट पे ब्लेंड्स, या फिर इसे कहते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो दीज टू टर्म्स आर यूज फॉर द बबल्स इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर ये बबल्स ब्लड सप्लाई को बाधित कर दे, अगर हमारी ब्लड सप्लाई जो है बॉडी में रुक जाए तो क्या होगा कि कभी कभी स्क्यूबा ड्राइवर्स की ये भी देखा गया है कि मौत हो जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि जो नाइट्रोजन गैस है उसको रिप्लेस कर दिया हीलियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो ब्लड में वो बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं होगी, नहीं सॉल्युबल होगी तो तेजी से निकल जाएगी। दूसरा, ऑक्सीजन, सिंस ऑक्सीजन की भी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है
तो अगर ऑक्सीजन की भी सॉल्युबिलिटी की हम बात करें, अगर ऑक्सीजन भी ज़्यादा सॉल्युबल है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला जाएगा ब्लड में, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर दे। तो इसकी वजह से हम ऑक्सीजन के भी कंसंट्रेशन को घटा देते हैं। और ये फाइनली जो सिलेंडर का जो कंपोजिशन होता है वो होता है 2% ऑक्सीजन एंड 98% हीलियम। देखो 2% ऑक्सीजन आपके 21% ऑक्सीजन के बराबर हो जाती है अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो। सोचो 2% ऑक्सीजन 21% के इक्वल हो जा रही है अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द रीजन जो सिलेंडर होता है उसमें हम 2% ही ऑक्सीजन फिट करते हैं। ठीक है। सर सर अगर जैसे प्रेशर कम होगा तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी ना, ऑक्सीजन कम होगी तो मतलब, लेकिन अगर जब नीचे जाएगा तो उसके लिए वो नॉर्मल है, 20 मतलब जो उसको चाहिए वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर कम प्रेशर तो फिर उसको ऊपर जो जो लेवल है उधर तो प्रॉब्लम होगी, उसको हीलियम थोड़ी वो करेगी। हाँ, अगर वो जो है अगर वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही रहता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इनको इतना ट्रेंड किया जाता है, इनको ये बताया जाता है कि जब पहली बात आप ऊपर से नीचे से ऊपर आओ तो बहुत स्लो स्लो आना है, मतलब अचानक से नहीं आ जाना है। ठीक है। दूसरा केस होता है कि ये 2% ऑक्सीजन है। ठीक है। ये जो स्क्यूबा ड्राइवर्स के सिलेंडर होते हैं उसमें 2% ऑक्सीजन और 98% हीलियम होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। हम जानते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं बेसिकली वो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और जब हम एयर को इनहेल करते हैं जिसमें कि 21% ऑक्सीजन है, तो वो ये जो है एयर लंग्स में पहुंचती है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इजीली कंबाइन हो जाती है हमारे हीमोग्लोबिन से, और जैसे ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर लंग्स के द्वारा जो है ये पहुंचता है हार्ट में, और वहां से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रीच करता है। जैसे ये टिश्यूज और मसल्स में पहुंचता है, वहां से ये ट्रेवल करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां से ट्रेवल करके सॉरी ब्लड के थ्रू जैसे ये टिश्यूज और सेल्स में पहुंचता है, वहां जहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से O2 डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और अगेन CO2 बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन से। फिर वो CO2 अगेन लंग्स में आती है जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है और CO2 निकल जाती है, जिससे कि CO2 जो है हमारी बॉडी से फाइनली निकल जाती है जब हम एक्सहेल करते हैं। तो ये दो प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है बेसिकली, और ऑक्सीजन और CO2 का ये दोनों जो ट्रांसपोर्ट है वो पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड है। लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और टिश्यूज और सेल्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाता है। So these are the basic 3 applications of the Henry Lyon Raoult's law.